किसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, सबका पढ़ाई का तरीका अलग होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो एनसीईआरटी पढ़ लो, मैंने कभी एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ा है। स्टडी से बिल्कुल हो सकता है। अभी भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि लड़के अगर पढ़ाई करें इस तरह से बहुत ईजीली पढ़ाई करना है। इंजीनियरिंग के लिए हम भी उसी भेड़ चाल में कूद पड़े और हाँ इंजीनियर बनना है। तो 2 साल हमने तैयारी में वेस्ट किया था, 4 साल हमने इंजीनियरिंग की, 2 साल जॉब कर लिया। 8 साल बाद हमने रियलाइज़ किया कि शायद मैं कुछ गलत हो रहा है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वरात। ट्रू रिपोर्ट्स के राइजिंग स्टार एपिसोड 4 में मैं आज आपके सामने जिस शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं, उनकी इब्तिदाई तालीम मदरसे से हुई, फिर वो बिहार बोर्ड में गए, फिर सीबीएसई में गए, बीटेक किया, इंजीनियर बने, फिर प्राइवेट जॉब भी किया, लेकिन तसल्ली नहीं हुई और सेल्फ स्टडी की बुनियाद पर वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया और वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बने। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान परवेज आलम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। बड़ी बात है कि सर आपने मदरसे से अपना एजुकेशन शुरू किया, इब्तिदाई तालीम मदरसे में हुई जी। और आपका सफ़र बड़ा अजीब सा रहा, बिहार बोर्ड फिर सीबीएसई, कैसे क्या कुछ हुआ सर? देखिए शुरुआत तो हुई मदरसे में मेरे भाई बहन लोग जाया करते थे मदरसे में, तो इब्तिदाई तालीम वहीं से हुई। मेरे अब्बा भी मदरसे से पढ़ाई किए हुए थे, उर्दू टीचर रहे हैं, तो उनका भी एम्फेसिस था कि हाँ मदरसे से इस्लामी तालीम जो बेसिक होता है वो हो जाना चाहिए। तो वस्तानी अव्वल तक हमने मदरसे से तालीम हासिल की है जी। उसके बाद फिर बिहार बोर्ड में शिफ्ट किया, क्योंकि मदरसे में मेरा मन नहीं लग रहा था। अच्छा। कि हाँ एक झुकाव था स्कूली शिक्षा की तरफ जी। तो फिर मैं बिहार बोर्ड में आ गया। बिहार बोर्ड में फिर कहाँ तक आपने पढ़ाई? बिहार बोर्ड में हमने 10th तक करा है, बाद फिर हमने सीबीएसई का रुख करा था। ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है सर, एक तो उर्दू से पढ़ के गए आप, अचानक आप मदरसे में शिफ्ट हुए, स्कूल में शिफ्ट हुए। ये बिहार बोर्ड वो हिंदी मीडियम का रहा और हिंदी मीडियम से आपने 10th किया और 10th करने के बाद अचानक आप सीबीएसई बोर्ड में चले गए। मुश्किल नहीं हुआ आपको? देखिए मुश्किल तो बिल्कुल होता है, शिफ्ट करना कहीं पे भी। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, एक फेज़ से दूसरी फेज़ में जाएँ, फिर एक ट्रांजिशन फेज़ आता है, तो वो थोड़ा सा टर्बुलेंट होता है, मुश्किल तो होता है। टफ़ ये था कि सीबीएसई में जाने के बाद यहाँ पे बिहार एजुकेशन में जो होता है इसमें इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। उस वक्त भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको चेंज होना चाहिए अब। तो आपको परेशानी हुई होगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल मुझे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जब मैं सीबीएसई में गया जी। तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम हुआ करता था, सारे बुक्स इंग्लिश में, जो टीचर्स पढ़ाते थे वो इंग्लिश में, वो बहुत कुछ सर के ऊपर से बाउंस करता था और बहुत कुछ ग्रैब करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो वहाँ पे हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन 11th तो बहुत टर्बुलेंट फेज़ रहा है, क्योंकि 11th में मैंने शुरुआत ही करा था 10th के बाद हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में, तो वो ट्रांजिशन फेज़ काफ़ी टफ रहा। उसके बाद हमने मेहनत करा, वो एक सेटबैक था और कई बार एक हार नहीं होता है, वो जीत की शुरुआत हो जाती है वहाँ से कि हाँ सब चीज़ करना वाले को बाजीगर कहते वाली बात है। हाँ कह सकते हो, वैसे मेरे फेवरेट एक्टर है वो। अच्छा। तो वहाँ से हमने फिर मेहनत करना शुरू किया, तो फिर 12th में अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, 86% मार्क्स आए। क्या है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए? नहीं, वहाँ पे उस टाइम पे एक मतलब दौर चला हुआ था कि इंजीनियर चारों तरफ माहौल बना हुआ था, जिनको देखिए बड़े छोटे सबका, जो भी बच्चे पढ़ाई करके निकल रहे थे, थोड़ा सा भी ठीक ठाक बैकग्राउंड हुआ करता था, उनको इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग के लिए हम भी उसी भेड़ चाल में कूद पड़े और हाँ इंजीनियर बनना है हमें। तो फिर इंजीनियरिंग के लिए हमने तैयारी की। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए, अलग अलग एग्जाम होता था, दोनों की हमने तैयारी की। 2 साल तैयारी किया हमने। अच्छा, लाइफ का 2 साल हमने कंप्लीट, अभी तो मैं कहता हूँ कि 2 साल मैंने कंप्लीट वेस्ट किया ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस कहिए उसको, कि कोई उस तरह का गाइड करने वाला हमें नहीं मिला है। कि 2 साल वेस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है लाइफ का। आप 2 साल बिल्कुल वेस्ट किए, 2 साल प्लस टाइम प्लस मनी दोनों। का बैकग्राउंड कैसा रहा, कि फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकली कंडीशन कैसा रहा? कि नहीं, उस टाइम पे टफ था क्योंकि मेरे भाई बहन लोग उस वक्त पढ़ाई ही कर रहे थे, बाकी एक्सपेंसेस भी जा रहे थे उधर, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे और टीचर की सैलरी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी उस समय। अभी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, पहले बहुत मुश्किल था। लेकिन तो ये जो सरकार है, इससे जो पहले वाली सरकारें रही है, उस टाइम पर साल 1.5 साल तक सैलरी नहीं मिलती थी। ये सिचुएशन हुआ करता था टीचर का। इस मामले में मतलब मैं पापा का ज़रूर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट करा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी उनके बैच के टीचर्स हैं, बहुत सारे हैं जिनके बच्चे अभी भी बिल्कुल आवारा घूम रहे हैं, कुछ करा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करी। मेरे पापा का एक झुकाव था पढ़ाई की तरफ, उन्होंने किया। बाकी लोग कोई ज़मीन खरीद लिया, कार खरीद ले, घर बना लिया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। आपने अभी कहा कि मैंने 2 साल तक तैयारी की, आपने इंजीनियरिंग देने की कोशिश की,
जी। ऐसा क्या हुआ, क्या कमी थी, क्या कमी रह गई, क्या आपने अपने आप को जांच ही नहीं पाया कि किस वजह से 2 साल आपका वेस्ट हो हाँ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंजीनियरिंग के लिए सब एक दौर था उस टाइम पे, जो भी आ रहे थे पढ़ाई करके 12th के बाद इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियरिंग के लिए हमने तैयारी तो की, लेकिन उस वक्त खुद सेल्फ रियलाइज़ नहीं कर पाया, शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि मेरे में क्या कमी है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि बहुत फ़नी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और मैं जो दर्शक हैं आपके, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा अगर ऐसा कुछ है लाइफ में तो ज़रूर अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। क्योंकि मेरा 10th में बस महज 42 मार्क्स आए थे। मैं बहुत फ़ख्र के साथ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। किसमें? मैथ्स में। अच्छा। 10th क्लास में मैथ्स में मेरे 42 मार्क्स आए थे मात्र। और फिर 12th करा था हमने CBSE से, वहाँ भी मेरे मतलब 44 मार्क्स आए थे। 2 साल में मैंने बस 2 मार्क्स का इजाफा कर पाया मैथ्स में। अब उसके बाद मेरी गुस्ताखी कहिए या कोई पागलपन कहिए, कुछ भी कहिए, मैं इंजीनियरिंग बनने के लिए उतावला था। हाँ, तैयार हो गया। मतलब इंजीनियरिंग में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाँ, वो मेरा सबसे कमज़ोर था। अच्छा, वो मेरा सबसे कमज़ोर था। और 2 साल के बाद आपको पता चला कि गलती हो गई? नहीं, 2 साल के बाद भी पता नहीं चला, उसके बाद भी धुन सवार था, इंजीनियर बनना है। 2 साल बाद हमने प्राइवेट से एडमिशन ले लिया कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है। लोग कर रहे थे तो लोग कर रहे थे, हाँ, मुझे भी करना है। क्रेज़ था सोसाइटी में, फलां इंजीनियर है, नाम के आगे इंजीनियर ER लगा हुआ रहेगा, है ना, तो एक था वो क्रेज़। उसके बाद आपने बीटेक कर लिया? हाँ, उसके बाद बीटेक कर लिया हमने। बीटेक करने के बाद वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था, वो मुझे थोड़ा सा छोटा सा मिला था। कितना मिला था बता? लगभग 25,000 आता था इन हैंड मेरा सैलरी पर मंथ। जयपुर में था, और वहीं पे 2 साल हमने 2 साल आपने काम किया, उसके बाद आपको लगा कि यार क्या कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो महात्मा बुद्ध की धरती में इनलाइटनमेंट उस वक्त मेरा शुरू हुआ जयपुर जाने के बाद कि हाँ शायद मैं जो मेरे में है, जो मेरा इंटरेस्ट है, शायद मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। और 2 साल के बाद पता चल रहा है? हाँ, 2 साल के बाद पता चल रहा है। हाँ, उसके 2 साल क्या, इधर 2 साल हमने तैयारी में वेस्ट किया था, 4 साल हमने इंजीनियरिंग की, 2 साल जॉब कर लिया। तो 8 साल बाद हमने रियलाइज़ किया कि शायद मैं गलत रास्ते, कुछ गलत हो रहा है। हाँ। अचानक फिर आपने सोचा कि नहीं BPSC कर लेते हैं? ना, ये ख्याल आया कि अगर मेरा इसमें मन नहीं लग रहा है तो मेरे में ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ जिसमें मेरा मन भी लगे और कुछ अच्छा हो। तो फिर हमने अपना बैकग्राउंड देखना शुरू किया कि पढ़ाई में किस चीज़ में मैं अच्छा था, क्या कर रहा था। तो जब कॉलेज में था तो उस टाइम पे 2-3 इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन हुए थे, तो क्विज कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया था। तो उस वक्त से मेरा एक झुकाव था, मतलब जो सोशल इश्यूज़ हैं, न्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं, उन पे मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। पॉलिटिक्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो उस वक्त जब मैंने लुक बैक किया तो देखा कि हाँ, ये मतलब मेरा करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इन सब चीज़ों पे अच्छी पकड़ है और शायद मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। ये तो मैंने जॉब ही छोड़ दिया। जॉब छोड़ दिया? क्विट कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरे भाई लोग थे, भाई के कुछ दोस्त वगैरह थे जो UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो उनके पास आके मैंने गाइडेंस मांगी कि बताओ, मुझे गाइड करो, मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प करा। उसके बाद बुक वगैरह रिकमेंड किए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, वैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे कहा था कि NCERT 6 to 12 आप पढ़ाई कर लो। हाँ, 6 to 12 ये जनरली सभी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बिल्कुल किसी की बातों को फॉलो मत कीजिए। तो किसकी बात करें ना, किसकी बात करना, आप अपने दिल की बात कीजिए। दिल की बात इसलिए, मेरा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, और वो कैसे करना है वो आपको पता है, कोई आपको बता के नहीं कर सकता है। हाँ, गाइडेंस ज़रूरी होता है कि हाँ इन सब चीज़ों को पढ़ना है, इतना लिखना है, वो ज़रूरी होता है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा। पर किसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, सबका पढ़ाई का तरीका अलग होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो NCERT पढ़ लो, मैंने कभी NCERT 6 to 12 पढ़ा ही नहीं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं बोले फिर ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट वगैरह बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं, वो पढ़ लो, वो नहीं पढ़ा। मेरा एक पढ़ाई का अलग अप्रोच हुआ करता था कि जैसे मेरे हाथ में एक मोबाइल आया, तो ये मोबाइल कौन सी कंपनी का, कहाँ बना है ना, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होते हैं, सिलिकॉन यूज़ होता है। तो ये अब सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है, क्या किन चीज़ों से बना होता है, वो कहाँ बनता है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है ना, असेंबलिंग कहाँ से होती है, ये ऑटोमेटिक मेरे में शुरू से ये चीज़ था। यूनिकनेस हो गया। तो ये मतलब ऐसा कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बारे में आपको जानने की ख्वाहिश हो गई। मैं कह रहा हूँ कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जनरल साइंस है, GS का 60 to 70% आप ऐसे ही कवर कर सकते हो। जैसे मैं चावल खा रहा हूँ, ठीक है, चावल में आप, ठीक है, चावल खा लिया हमने,
चावल खाने के बाद नींद भी आने लगी। आप मोबाइल उठाओ हाथ में, आपकी वो रिलायंस का पहले ऐड आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। एग्जैक्टली बहुत ईजी कर दिया है इसने। मोबाइल उठाया, हमने सर्च करा चावल, अच्छा ठीक है, तो चावल से सारा कुछ, चावल का न्यूट्रिशन सर्च कर लो कि चावल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, अब वो क्वेश्चन में पूछता है। अब चावल खाने के बाद हमें नींद क्यों आ रही है, अब वो आपका ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत कुछ उससे आप पढ़ लिए। उसके बाद फिर चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो मतलब चावल खेती करने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है। अब चावल उत्पादन हो रहा है तो उससे कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो चावल का प्राइस कितना होता है। फिर वहाँ से एमएसपी आ गया, तो सरकार कितनी एमएसपी दे रही है, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का फॉर्मूला क्या है, एमएसपी के लिए वो जो कमेटी है जो प्राइस डिसाइड करती है वो कौन सी कमेटी है, कब कब बनी है ना। फिर वहाँ से आप किसानों के क्षेत्र में चले जाइए आप, मतलब तो एक चीज यहाँ पे है, मंडी, सीएससीपी वगैरह पढ़ने लगे। उसके बाद जो किसानों की मंडी होती है, बाजार समिति, उनके बारे में पढ़ने लगे। एक छोटा सा चीज़ था, मतलब एक छोटी सी चीज है, आप उसके बाद उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सारी चीज़ें। और इससे क्या होता है ना कि आप पढ़ाई करते करते बोर नहीं हो गए, क्योंकि इसमें लंबी पढ़ाई करनी होती है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री का बुक उठाया और हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत जल्दी बोर हो जाता है और हमें नींद आने लगती है, फिर हम ऊब जाते हैं, उससे छोड़ के हट जाते हैं। हम टीवी देखते हैं, हमें बोर क्यों नहीं होते हैं, 3 घंटे की मूवी कब बीत जाती है आपको पता नहीं चलता। इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो पिक्चर हर सेकंड चेंज हो रहा होता है। माइंड को कंटिन्यूस एक ही चीज़ दिखाइएगा तो आप वो सुस्त हो जाता है, स्लो हो जाता है। वो जैसे जैसे मतलब एक ही चीज़ को कैप्चर किया हुआ वो स्लो हो गया। जैसे जैसे अलग अलग सीन आ रहा है, माइंड एक्टिव है, मतलब वो अलग अलग चीज़ों को देख रहा है, तो वो एक्टिव है। आप 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ाई कर लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतना सारा टॉपिक कवर कर लिया। तो मेरा शुरू से ये अप्रोच रहा है, और जो भी मेरे से गाइडेंस मांगते हैं ये मैं ज़रूर बोलता हूँ उनको, ये ज़रूर करना कि मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं उसके बारे में जानकारी। हाँ, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आप उठाओ ना कोल्ड ड्रिंक का टेट्रा पैक उठाओ, उसमें लिखा हुआ, कभी पढ़ते हो कि क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ो उसको, बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। उसमें FSSAI का मार्क होता है, FSSAI क्या होता है, उसका स्थापना कहाँ हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्री में आपको पूछे जाते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपका मन भी ठंडा हो गया, आप पढ़ाई भी कर लिया, ये सारी चीजें सिर्फ इसी बेस पर आपने क्या कहते हैं उसको, बीपीएससी क्लियर कर लिया। हाँ, प्री में हमने कोई कोचिंग वगैरह हमने नहीं करा उसके लिए, ये सेल्फ स्टडी से करा, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से। और मेरा इंटरेस्ट ऐसा था, एक लड़का और था मेरे साथ, वो पढ़ने आता था, तो मेरी ये आदत थी इधर उधर भटक के पढ़ाई करने की, जैसे मैंने आपको बताया। तो उनका था कि वो यूनिडायरेक्शनल पढ़ता था, डायनामिक नहीं। मेरा थोड़ा सा डायनामिक, हाँ, हिस्ट्री उठा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी उठा तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। तो वो 1 हफ्ता मेरे साथ पढ़ाई किया, उसके बाद बोला कि परवेश भाई मैं आपके साथ पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है तो पढ़ाई नहीं करो मेरे साथ, तब तो दिक्कत है। बिना क्या कहते हैं कोचिंग किए आपने क्लियर कर लिया? जी, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है। अभी भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि लड़के अगर पढ़ाई करें इस तरह से बहुत ईजिली पढ़ाई कर लेंगे। ये तो बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं। नहीं, 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 नंबर के होते हैं, आपको उसमें 100-110 लेके आना है, आपको 150 क्यों टारगेट करना। आप टॉपिक डिसाइड कर लो, जिस टॉपिक में आपको 5 नंबर के लिए 6 महीना देना पड़ रहा है, उसको आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जहाँ पे 6 महीना देके आपको 50 नंबर आ जाएगा, उस टॉपिक को आप टारगेट करो। टारगेटेड पढ़ाई होनी चाहिए बिल्कुल। ना ऐसा नहीं है कि जो हाँ, बस चल रहा है पढ़ाई, कोई भी बुक उठा लिया, बुक को पढ़े जा रहे हैं। बुक को सब पढ़ना थोड़ी है, इतनी मोटी बुक होती है कि सब्जेक्ट काम की चीज़ होनी चाहिए। आप किस को पूरा पढ़ लेंगे। टारगेट पता होना चाहिए। सिलेबस आया, सिलेबस को 3-4 बार सिर्फ सिलेबस को पढ़ लो, ताकि वो सिलेबस पढ़ने में, टॉपिक पढ़ने में हमारी वो मदद करे कि हाँ, इसमें अपने इस टॉपिक से सिलेबस से भटक रहा हूँ। अच्छा सर, अभी आप प्रखंड आपूर्ति विभाग में अधिकारी बने। जी। आपका कभी कसक रह गई हो कि नहीं, इससे अच्छी पोस्ट मिल जाती तो और अच्छा होता? वो तो बिल्कुल होता है, वो इंसानी फितरत है, तभी तो आप इंसान हो। अच्छा, जो रुक गया वो इंसान कहाँ फिर? अभी भी कसक है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक आप में भूख है, आप जब तक जिंदा हैं, वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती इंसान की। अच्छा, तो होना चाहिए बिल्कुल भी, रैंक अच्छा हो। अभी क्या चाहते हैं कि अभी कुछ और एग्जाम देने का कभी आपका ख्याल है कि नहीं यार अभी तो है, चलो दे ही देते हैं बीपीएससी के एग्जाम, ऐसा? हाँ, बिल्कुल इस बार तो इरादा है कि मैं फिर से, अभी सरकारी जो जॉब में है उनके लिए सरकार का सर्कुलर है कि आप 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अच्छा, इसलिए इस बार लग रहा है कि मैं तैयारी करूँगा, और ज़रूर इस बार फिर तैयारी कर रहा हूँ मैं, और फिर देने की सोच। अच्छा, चलिए लास्ट में आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। जी, क्योंकि हम बिहार में हैं तो हिंदी मीडियम की बात करनी ही होगी। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जी,
और उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो बड़ी परेशानी में होते हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। जी, जी, और जी। कहा भी जाता है कि हिंदी वालों के साथ भेदभाव होता है, वो जी, जी, जी। यूपीएससी क्लियर नहीं बिल्कुल, कर पाते, बिल्कुल। बीपीएससी क्लियर नहीं। इस पर बिल्कुल। थोड़ा सा हाँ, देखिए मेरा जो मानना है इसमें, और काफ़ी लॉजिकल भी है, कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में इसलिए भी फ़र्क होता है कि इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं वो क्लास 1 से पढ़ाई कर रहे होते हैं कॉन्वेंट में। हिंदी मीडियम वाले सरकारी स्कूल में अभी भी मैं मानता हूँ कि पढ़ाई की लेवल पहले से बहुत सुधरा है, लेकिन उस लेवल का अभी तक नहीं पहुँच पाया जो प्राइवेट स्कूलों में होता है। अच्छा। और जनरली जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीक होते हैं, बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं होता है, वो सरकारी स्कूल में ही जा रहे होते हैं, हिंदी मीडियम होता है। मीडियम से कोई परेशानी नहीं है। मैंने हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दिया, आप कॉपी चेक करने वाले हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप उस चीज़ को क्यों काटोगे अगर सही लिखा है तो? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और इस मामले में इंग्लिश मीडियम वाले आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से चार्ट बनाना, मैप बनाना, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना, वो लिखना पढ़ना उनको सिखा दिया जाता है। मतलब आप में नॉलेज है। हिंदी मीडियम वाले, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें नॉलेज नहीं होता है, वो काफ़ी मेहनती होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि आप कितना अच्छा कॉपी में लिख पाते हो, है तो, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ भर दिए आप, उसमें मार्क्स कम मिलता है। मतलब कॉपी भरना मकसद नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। वो काम की चीज़ और रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए कि चेक करने वाले इन्विजिलेटर जो भी है आपका एग्जामिनर, वो देखने के बाद समझ जाए कि हाँ इन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं एक नज़र में, और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए। तो इंग्लिश मीडियम वाले इस मामले में थोड़े से आगे निकल जाते हैं। अच्छा सर, अभी आप तैयारी करेंगे? जी 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 अभी तो आप घर में हैं, जी उसके बाद आप तैयारी करेंगे, तो जी। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो जिनकी कोचिंग नहीं कर पाते। आपने जी, कहा जी, कि जी, आपने जी। कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे हैं घर पे रहते हैं, बहुत गरीब सारे हैं, अभी क्या भी करना चाहिए उनको? बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ में देखने को मिल जाते हैं, गांव से बच्चे आ रहे हैं, और यही कारण है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इसलिए कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का आप सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, सारी पढ़ाई आप मोबाइल से कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और पढ़ाई करवा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, आप में एक चाहत होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, ये भेड़ चाल में फंसना नहीं है। जैसे कि हमने वो एक दौर को देख के बीटेक कर लिया, जो मेरा था ही नहीं मेरे अंदर, है ना। और बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं कि हाँ फलां ने बीपीएससी करा, फलां के बेटे ने यूपीएससी करा, तो मुझे भी करना है। आप ये नहीं करो जब तक आपके अंदर से फीलिंग ना आए। आप किसी और क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हो, और किसी और क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको यूपीएससी ही करना है, आपके अंदर होना चाहिए वो। आपको कोई 5 मिनट के लिए बूस्टअप कर सकता है, मोरल हाई कर सकता है, आपको इंस्पायर कर सकता है 5 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद जब पढ़ाई करने बैठोगे आपका सारा मोरल खत्म हो जाएगा, लो हो जाएगा, आप डिमोरलाइज हो जाओगे और पढ़ाई छोड़ दोगे। सबकी अलग अलग तो आग अंदर से आनी चाहिए। अभी मैं आपके सामने बैठा, मुझे भी लग रहा है कि बीपीएससी के लिए काम करना चाहिए। हाँ, क्या? तो ये वाला नहीं होना चाहिए। जब आप अकेले में हो और आपको लग रहा है तब करना चाहिए ज़रूर। ये इम्पोर्टेंट बात। जी बिल्कुल। अच्छा रवीश सर हमारे साथ मौजूद थे, इनकी कहानी मैंने आपके सामने पेश की, जिन्होंने सेल्फ स्टडी से बीपीएससी क्लियर किया और अभी भी कसक पूरी नहीं है, वो अभी भी तैयारी में लगे हैं कि अगली बार इससे ज़्यादा रैंक लेकर के आएंगे। तो पढ़ाई की इन्होंने जो तरीका बताया है, अगर इस पर अमल किया जाए तो वाकई बच्चे कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास वैसी कोई कहानी है तो आप हमें बताइए, हम आप तक पहुँचेंगे और आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।